In this class, we'll study about the various phases of lifespan of a sexually reproducing organism. यानी कि यहाँ पर हम वो सारे स्टेजेस या वो सारे फेजेस देखने वाले हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में आते हैं, राइट फ्रॉम देयर बर्थ टू देयर डेथ. And now we also have studied that the period between birth and death is called as lifespan. तो अब यहाँ पर हम उसी lifespan के अलग अलग stages को देखने वाले हैं. तो किसी भी इंडिविजुअल का जो स्टार्टिंग होता है इन दिस वर्ल्ड दैट स्टार्ट्स विथ इट्स बर्थ, यानी कि जो बर्थ है वो लाइफ का पहला इवेंट है या फिर पहला हम उसे स्टेज मान सकते हैं. इट इज नॉट एग्जैक्टली अ फेज बट जनरली एवरी फेज या फिर एवरी इंडिविजुअल का जो लाइफ है वो तो बर्थ के साथ ही स्टार्ट होता है. दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इन दिस पार्ट. नाउ द सेकेंड एक्चुअल फेज इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल और वेजिटेटिव. तो जुवेनाइल फेज एनिमल्स के केस में हम बोलते हैं और प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव बोलते हैं. सो इन दोनों फेजेस का डिफरेंट कैटेगरीज में यूज किया जाता है. व्हेन वी आर रेफरिंग टू एन एनिमल इन इट्स इनिशियल फेजेस वी वुड से दैट इट्स इन जुवेनाइल फेज, and when we are referring to a plant in its initial phase before flowering, then we will say that it is in its vegetative phase. Now we'll study what happens in this phase. सो इस फेज में बॉडी रैपिडली ग्रो करता है और बॉडी में डेवलपमेंट भी होता है. यानी कि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के का डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन वहां पर रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा. अदरवाइज यहाँ पर एनिमल्स का साइज में इंक्रीज होगा या प्लांट्स के साइज में इंक्रीज होगा और उनमें जो स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता है, बॉडी के फीचर्स का डेवलपमेंट होगा, वो होगा. दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि जो एनिमल या प्लांट है उनमें जो फीचर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा. तो अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है वो तो सिमिलर नहीं रहेगा, बिकॉज उसका साइज बढ़ते जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज जुवेनाइल फेज. नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट and that is called as reproductive phase.
तो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म ने अपने ऑर्गन्स को डेवलप किया था इन द जुवेनाइल फेज, अब उनमें से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे दोज बिकम फंक्शनल। तो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल हो जाएंगे तो दैट ऑर्गेनिज्म वुड इंडल्ज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर जब ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है तो सेक्सुअल मैच्योरिटी का सिंबल होता है कि कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में चेंजेस आएंगे और बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे। तो यहां पर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल प्लांट्स में जो फूल आता है दैट इज दे फ्लावर, तो वहां पर फ्लावरिंग का मतलब होता है कि प्लांट्स हैव बिकम सेक्सुअली मैच्योर। अगर हम ह्यूमंस के केस में बात करें तो मेल्स में फेशियल हेयर दैट इज बियर्ड्स और मुस्टेचेस का डेवलपमेंट होता है, वॉइस हैवी हो जाता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं, फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, जेनाइटल हेयर्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। तो एनिमल्स के केस में जो अर्ली टाइप पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव फेज का दैट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। तो एनिमल्स के केस में जो इनिशियल पीरियड हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। नाउ इस फेज के बाद आता है एजिंग एंड सीनेसेंस का फेज। तो एजिंग का मतलब होता है कि बॉडी का जो फंक्शन है या फिर उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है और बॉडी में प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन हो जाता है, यानी कि बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है, बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी के जो अदर फंक्शंस है उनमें वो कमी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इंसान अपने रिप्रोडक्टिव फेज में जितना पावरफुल होगा अपने ओल्ड फेज में उतना पावरफुल नहीं होगा। जितना एक्टिव वो नॉर्मल अपने यूथ फेज में है वो उतना एक्टिव अपने एजिंग फेज में नहीं होता है। So why? Because of progressive deterioration. Now we come to senescence. तो सीनेसेंस जो होता है वो एजिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन एजिंग का लास्ट पार्ट को कहते हैं सीनेसेंस। जिस तरह रिप्रोडक्टिव फेज का इनिशियल पार्ट को हमने कहा था प्यूबर्टी, उसी तरह एजिंग का जो लास्ट वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? सीनेसेंस। तो सीनेसेंस में टर्मिनल इरिवर्सिबल फेज ऑफ एजिंग होता है, यानी कि आप अपने एक्टिविटीज से एजिंग को कुछ हद तक रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनल और इरिवर्सिबल फेज ऑफ एजिंग दैट इज सीनेसेंस को हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सीनेसेंस इज इरिवर्सिबल इवेंट। एंड नाउ एजिंग जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, आपका रूटीन, आपका डाइट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स हमारे एजिंग को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन सीनेसेंस इज अ मस्ट, सीनेसेंस होना ही होना है। नाउ वी कम टू द फोर्थ पार्ट, that is or the fifth part, and that is death.
तो यहाँ पर डेथ को कैसे हम डिफाइन करेंगे? डेथ को मतलब हम नॉर्मली मानते हैं कि वो मर गया वो ऑर्गेनिज्म या उसका मृत्यु हो गया, लेकिन बायो में कैसे डिफाइन करेंगे? बायो में डिफाइन करेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म में जो भी वाइटल फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल वाइटल फंक्शन वो होते हैं जो हमें लिविंग स्टेट में मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रेस्पिरेशन, हमारा सर्कुलेशन, हमारा एक्सक्रीशन, ये सारे वैसे प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम वाइटल फंक्शंस कहते हैं, यानी कि इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हो सकता है कि हमारा लोकोमोशन रुक जाए। अगर मान लो बुढ़ापे में इंसान का पैर बहुत खराब हो चुका है तो वो लोकोमोशन नहीं कर सकता है, लेकिन वो जिंदा तो रह सकता है ना। लेकिन यहाँ पर जिंदा रहने वाले प्रोसेसेस का भी स्टॉपेज हो जाएगा, यानी कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, तो इनके बिना हम सर्वाइव नहीं करेंगे और ये प्रोसेसेस यहाँ पर परमानेंटली रुक जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज डेथ। नाउ हमने रिप्रोडक्टिव फेजेस में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। सिंस हम यहाँ पर फेजेस ऑफ लाइफ स्पैन पढ़ रहे थे, तो बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग कंटिन्यूटी मैंने ये लिखा है, नाउ वी विल स्टडी दिस रिप्रोडक्टिव फेज इन डिटेल। So we'll now start the reproductive phase in detail. तो रिप्रोडक्टिव फेज में हमने देखा कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन तो होता है, या एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन तो होता है। अब उसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने और कुछ कुछ टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ने। विल स्टडी दैट वन बाय वन। First of all, we have to study about polycarpic and monocarpic plants. तो मोनो का वर्ड हम लोग यूज करते हैं सिंगल के लिए, फॉर वन स्ट्रक्चर और फॉर वन इवेंट, एंड कार्पिक का मतलब होता है कार्पेल, दैट इज प्लांट में जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कार्पेल और पिस्टिल। तो मोनोकार्पिक दैट इज यहाँ पर सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होगा किसी प्लांट के अंदर। प्लांट अपने पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार फ्लावर करेगा। तो ऑल मोनोकार्पिक प्लांट्स आर नॉर्मली बाइनियल एंड एनुअल। बाइनियल एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं हमने इसके जस्ट बाद देखना है वो। ना उसके पहले हमें ये जानना है कि ये जो लाइफ साइकिल है प्लांट का, हमने अभी जस्ट देखा है कि लाइफ साइकिल क्या होता है। जो बर्थ से लेकर डेथ तक जो फेज था उसे हम लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन कहते हैं। तो उसी लाइफ स्पैन में यहाँ पर सिर्फ एक बार फ्लावर आएगा। नाउ हमें कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने हैं यहाँ पर। तो पेरेनियल प्लांट्स उन्हें कहते हैं जो एक साल से ज्यादा चलते हैं, एक दो साल से ज्यादा चलते हैं।
यानी कि यहाँ पर अगर 2 साल से ज्यादा कोई प्लांट चल रहा है तो उसे हम पेरेनियल तो कहेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनली पेरेनियल प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ एक बार फ्लावर करते हैं। नॉर्मली जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं वो किसी साल में किसी एक सीजन में, नॉर्मली स्प्रिंग में या फिर किसी अदर सीजन में ही फ्लावरिंग करते हैं। नॉर्मली जो यहाँ हमें दूसरा एग्जाम्पल पढ़ना है दैट इज ऑफ स्ट्रोबाइलैंथस कुंथियाना। इसका कॉमन नेम है नीला कुरंजी। तो ये जो प्लांट है ये 12 साल में एक बार फ्लावर करता है। बैम्ब्यूसा ट्यूल्डा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50 से 100 साल में एक बार फ्लावर करता है। सो दिस अकर्स फ्लावर्स वंस इन 12 years produces fruits and dyes। यानी कि ये 11 साल, अपना लाइफ स्पैन का 11 साल ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, 12वें साल में फ्लावरिंग करेगा और उसके बाद फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के बाद दिस प्लांट डाइज। यानी कि 12th ईयर में ये फ्लावरिंग भी कर रहा है, फ्रूट फॉर्मेशन भी कर रहा है और इसका डेथ भी 12th ईयर में ही हो रहा है। यानी कि 12th ईयर इज द फाइनल ईयर ऑफ दिस प्लांट। Now Bambusa tulda is a variety of bamboo. It flowers once in 50 to 100 years. तो यहाँ पर जो बैम्बू प्लांट है ये अप्रोक्सीमेटली 50 से 100 साल में एक बार फ्लावर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैम्बू प्लांट लगाते हो तो हो सकता है कि अपने पूरे लाइफ में आप उस प्लांट को सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हुए देख पाओ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये 50 से 100 साल में एक बार फ्लावर करे। सो दिस इज मोनोकार्पिक प्लांट। नाउ वी कम टू द पॉलीकार्पिक प्लांट। नाउ ये तो पेरेनियल प्लांट्स में हो रहा है, यानी कि वैसे प्लांट जो 2 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं वैसे प्लांट्स में इनमें पॉलीकार्पिक होंगे, यानी कि उनमें फ्लावरिंग कई टाइम्स होगा लाइफ स्पैन में। लेकिन क्या साल भर होगा तो ऐसा जनरली नहीं होता है।
तो यहाँ पर पेरेनियल प्लांट्स में फ्लावरिंग होता है, पॉलीकार्पिक कई बार फ्लावरिंग करता है, ये हमने देख लिया। नाउ यहाँ पर हमें ये जानना है कि जो फ्लावरिंग है ये जनरली साल भर नहीं चलेगा, क्योंकि प्लांट्स ये इनमें साल में किसी एक सीजन में ही फ्लावरिंग होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उस सीजन के अलावा जो इंटर फ्लावरिंग फेज होगा, यानी कि एक साल जिस सीजन में फ्लावरिंग हुआ अगले साल उसी सीजन में फ्लावरिंग होगा, तो बीच में 8-10 महीनों का एक गैप होता है। तो उस गैप को हम कहते हैं इंटर फ्लावरिंग फेज और रिकवरी फेज। तो इसे रिकवरी फेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लांट उस फेज में अगली बार जब फ्लावरिंग होगा उसके लिए रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि फ्लावरिंग में प्लांट को बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज्यादा अपने रिसोर्सेज को स्पेंड करना होता है। तो एक बार फ्लावरिंग करने के बाद कई उस टाइम तक उसको, कहीं ज्यादा टाइम तक उसको उन रिसोर्सेज को फिर से अमास करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो अगली बार फ्लावरिंग कर पाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं यहाँ पर। एक्सेप्शंस फॉर एग्जांपल चाइना रोज, जिन्हें हमारे घर में बहुत कॉमनली पाया जाता है, दैट इज, इसे हम हिंदी में ओरहुल कहते हैं या अरहुल कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम चाइना रोज कहते हैं, और बायोलॉजिकल नेम इसका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। सो दैट इज वन पॉलीकार्पिक प्लांट जो कि साल भर फ्लावरिंग करता है। यहां पर एक्सेप्शन है। तो ये जो चाइना रोज है ये साल भर फ्लावरिंग करते रहता है। सो दिस इज वन एक्सेप्शन। नाउ हमने यहां पढ़ा था एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। नाउ वील स्टडी द एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल पार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी द एनुअल प्लांट्स। तो एनुअल प्लांट्स उन्हें कहते हैं जो एक साल के अंदर जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और उसी साल के अंदर मर भी जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज एनुअल प्लांट। वैसे प्लांट जो कि एक साल के अंदर जर्मिनेट भी कर लेते हैं, ग्रो भी कर लेते हैं, फ्लावर भी प्रोड्यूस कर लेते हैं और मर भी जाते हैं, ये चारों चीज इन्हें एक ही साल के अंदर या एक ही सीजन के अंदर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन क्रॉप दैट इज राइस, व्हीट। तो ये सारे प्लांट जो होते हैं ये मोनोकार्पिक होते हैं, यानी कि मोनोकार्पिक प्लांट्स मस्ट एनुअल और बाइनुअल। तो राइस जो होता है जनरली 3 से 4 महीनों में। तो यहाँ पर कई बुक्स में ईयर भी लिखा होता है या किसी बुक में सीजन लिखा होता है। एक्चुअली क्या है कि कुछ मोनोकार्पिक प्लांट्स एक साल तक भी चल सकते हैं और 3 से 4 महीने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस प्लांट 3 से 4 महीने तक रहता है, व्हीट प्लांट 4 से 5 महीने तक रहता है। तो क्या 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने को एक साल मान सकते हैं? तो नहीं मान सकते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ईयर और सीजन। नाउ वी कम टू द बाइनियल प्लांट्स।
तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि 2 सीजन तक चलते हैं या एटलीस्ट 2 साल तक चलते हैं। अब इनमें क्या होता है कि पहले सीजन में ही फ्लावरिंग नहीं हो जाएगा, पहले सीजन में क्या होगा, जर्मिनेशन, ग्रोथ होगा और वो प्लांट्स का साइज इंक्रीज करेगा। और जो सेकेंड सीजन होगा, यहाँ पर 2 सीजन है तो पहले सीजन में ग्रोथ हो गया और सेकेंड सीजन में क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रेडिश एंड कैरेट, रेडिश कैरेट। अब मोनोकार्पिक जो प्लांट्स होते हैं दोज आर नॉर्मली आइदर बाइनियल और एनुअल। एक्सेप्शन हमने पढ़ा था अभी बैम्बू एंड नीलाकुरंजी। उनके अलावा लगभग सारे प्लांट जो कि मोनोकार्पिक होते हैं वो या तो बाइनियल होंगे या तो एनुअल होंगे। नाउ वी कम टू द पेरेनियल प्लांट्स। So these plants last longer. तो मोस्ट ऑफ द ट्रीज, आप अपने चारों तरफ जो भी ट्रीज देखते हो जो कई सालों तक रहता है वो सारे ट्रीज होते हैं पेरेनियल। कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, लीची ट्री, ऑरेंज ट्री, वो सारा का सारा क्या होता है, पेरेनियल। तो ये सारे ट्रीज जनरली पेरेनियल होते हैं। इसके अलावा दीज आर द नॉर्मल 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन साइज। यहाँ पर 1 साल, 2 साल या 1 सीजन, 2 सीजन या 2 साल से ज्यादा के बेसिस पे हमने इन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। नाउ वी ऑल्सो हैव टू स्टडी समथिंग दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रल साइकिल, हमें 2 ये इवेंट्स को पढ़ना है और दोनों काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर होते हैं बट दीज आर डिफरेंट इन वेरी मेनी रिस्पेक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्शन। तो ह्यूमंस में, एनिमल्स में कुछ कैटेगरीज होते हैं, दोज आर कॉल्ड प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। तो इन दोनों में ये साइकिल का डिफरेंस होता है, दैट इज यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और यहाँ पे ईस्ट्रस साइकिल होगा। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ पर होता है, तो इन द ओवरीज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, यानी कि ये चेंजेस कई बार रिपीट होते हैं विद इन द ईयर और सम केसेस में 1 साल से ज्यादा के रिपीटेशन में होते हैं ये।
तो इनमें ओवरीज में चेंजेस आएंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चेंजेस आएंगे और हार्मोन्स में भी चेंजेस आते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ साइकिल दैट अकर्स। अब हमें इन दोनों के डिफरेंस को डिटेल में पढ़ना है। तो पहला डिफरेंस तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, दैट इज ये नॉन प्राइमेट्स में हो रहा है, वो प्राइमेट्स में हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो ओवरी है या फिर ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है या जो यूट्रस है, वहां पर जो वॉल होता है यूट्रस का अंदर वाला वॉल, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमीट्रियम। तो इसका शेडिंग ऑफ होगा, लेकिन यहां पर ब्लीडिंग नहीं होगा, वहां पर ब्लीडिंग होगा, वहां पर दैट वॉल इज शेड ऑफ एंड पास्ड एज मेंस्ट्रुएशन। ये एक डिफरेंस हो गया। उसके अलावा एक और डिफरेंस ये है कि इट इज डिवाइडेड इनटू ईस्ट्रस और नॉन ईस्ट्रस फेजेस। वो डिवाइडेड होता है मेंस्ट्रुअल फेजेस के 3 फेजेस में, दैट इज प्रोलिफरेटिव, मेंस्ट्रुअल एंड सिक्रीटरी फेजेस। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं।
So these are the normal differences between estrus cycle and menstrual cycle. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख रखा था कि ये नॉन प्राइमेट्स में होता है, वो प्राइमेट्स में होता है। अब यहाँ पर ईस्ट्रस साइकिल का जो ईस्ट्रस फेज होता है उसमें ब्लीडिंग नहीं होगा, यहाँ पर ब्लीडिंग होगा क्योंकि वहां पर एंडोमेट्रियम जो है वो डिस्चार्ज होगा। एंडोमेट्रियम यूट्रस का सबसे अंदर वाला लेयर होता है, उसमें ब्लड सप्लाई होता है, तो उसकी वजह से जब वो ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे तो एंडोमेट्रियम के साथ ब्लड भी बाहर आएगा। यहाँ पर एंडोमेट्रियम को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया तो यहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होता है। नाउ यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट फेज होता है ईस्ट्रस फेज, इसे हीट फेज भी कहा जाता है या हीट पीरियड भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये हीट पीरियड के बाद एनेस्ट्रस फेज स्टार्ट हो जाता है जो कि कई महीनों तक भी हो सकता है। नाउ यहाँ पर जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफेरेटिव एंड सिक्रीटरी फेजेस। यहाँ पर ईस्ट्रस और एनेस्ट्रस फेज में डिवाइडेड है। अब यहाँ पर जो फीमेल होती है शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वांट और अर्ज फॉर सेक्स। यहाँ पर सेक्स अर्ज में कोई इंक्रीज नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा सेक्स के लिए अर्ज होगा। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज में यानी कि 3 फेजेस में जो मेंस्ट्रुअल फेज है जहां पर ब्लीडिंग होता है वहां पर फीमेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं परमिट करेगी। कॉपुलेशन का मतलब होता है, बायो में सेक्स के लिए हम लोग कॉपुलेशन वर्ड का यूज करते हैं। द सेक्सुअल एक्टिविटी इज सेड टू बी कॉपुलेशन। तो यहाँ पर फीमेल मेंस्ट्रुअल फेज में कॉपुलेशन बिल्कुल नहीं परमिट करेगी। यहाँ पर फीमेल इसी फेज में कॉपुलेशन परमिट करेगी, यानी कि जो भी मेल्स होंगे दे कैन ओनली कॉपुलेट विद द फीमेल इफ शी इज इन हर ईस्ट्रस फेज, इसीलिए इसे हाई हीट फेज भी कहा जाता है। नाउ वी हैव टू स्टडी अ फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट दिस। तो ये 2 तरह के ब्रीडिंग एनिमल्स या ब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें ब्रीडिंग साल भर चलते रहता है। एग्जाम्पल है माइस, रैबिट्स, पोल्ट्री, बर्ड्स, काउज, बफेलोज, गोट्स एक्सेट्रा। यहाँ पर सीजनल ब्रीडर जो कि साल में किसी एक सर्टेन टाइम पर ही ब्रीडिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, मोस्ट बर्ड्स। सो अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पर पोल्ट्री बर्ड्स आ रहे हैं और यहाँ पर मोस्ट बर्ड्स आ रहे हैं। तो हमने जो 12th क्लास में हमें एक और चैप्टर पढ़ना है, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के एक चैप्टर में स्ट्रेटजीज ऑफ फूड इम्प्रूवमेंट में हमने ये देखना है कि ये जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं इन्हें आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो वहाँ पे वो वेजिटल एग्स शो करते हैं, ना कि नॉर्मल एग्स। तो पोल्ट्री बर्ड्स
आर्टिफिशियली कर सकते हैं लेकिन नेचुरली नहीं। मोस्ट बर्ड्स जो होते हैं ना, मोस्ट बर्ड्स सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉग्स एंड डियर भी होते हैं यहाँ पर फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड मोस्ट बर्ड्स आर द एग्जांपल्स। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नॉन प्राइमेट है यानी कि डियर, डॉग्स और अदर मैमल्स, तो वहां पर कैसे मल्टीपल टाइम्स रिप्रोडक्शन होगा, तो वो हमें देखना है। तो जो डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स आर बाइएस्ट्रस। तो बाइएस्ट्रस का मतलब क्या हुआ? बाइएस्ट्रस का मतलब हुआ कि एक साल के अंदर 2 बार उसे एस्ट्रस साइकिल आएगा, और मोनोएस्ट्रस का मतलब हुआ उसे एक साल के अंदर सिर्फ एक बार एस्ट्रस साइकिल आएगा। दिस मीन्स ट्वाइस अ ईयर। और मोनोएस्ट्रस का मतलब होता है सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो जनरली जो होते हैं आइदर दे आर मोनोएस्ट्रस और दे आर बाइएस्ट्रस। और फ्रॉग्स और लिजर्ड तो एस्ट्रस साइकिल की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि दीज आर नॉट मैमल्स। सो यहाँ पर बर्ड्स की केस को हटा दे तो डॉग्स एंड डियर में ये डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम काउज की बात करें या गोट्स की बात करें तो दीज आर पॉलीएस्ट्रस। तो these are normal, these are seasonal breeders, these examples। and now जो कि normal या फिर continuous breeders होते हैं, for example these one, so these have multiple estrus cycle in the year, यानी कि continuous breeders में साल भर multiple estrus cycle आएंगे, और जो seasonal breeders है इनमें साल में एक बार या 2 बार ही estrus cycle आते हैं। so this is the difference between continuous and